Okay, fine. So in the operating system next video lectures, memory management, in memory management category, I am going to explain the paging system. So what is exactly the paging system and how the memory units or the memory management using these paging systems to utilize the operation or the smoothly utilize the operations of operating systems. जो हमको ये देखना है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन है. अब पेजिंग क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशंस अब क्या होता है सबसे पहले देखते हैं. So memory management techniques that permits the physical address space of a process to be non-contiguous. तो इसका मतलब होता है कि अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो अभी मैं आप थोड़ा देर पहले आपसे डिस्कस किया था, तो फिजिकल एड्रेस इज नॉन कंटिग्यूअस होता है. यानी जरूरी नहीं है कि आप अगर कोई एक 5 MB का डेटा स्टोर करते हो फिजिकल मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में अगर आप स्टोर करते हो तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है. तो वो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होता है. बट इन केस ऑफ द लॉजिकल एड्रेस यानी जब रैम मेमोरी की बात करते हैं तब उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि जो रैम मेमोरी होता है वो लॉजिकल फॉर्म में काम करता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम किया जाता है ताकि हम कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको स्टोर करके उसका एग्जीक्यूशन स्मूथ कर सकें. तो इसीलिए चीज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आपके जो मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है, तो इस टेक्निक्स में हम फिजिकल एड्रेस में जो भी हम प्रोसेस को स्टोर करके रखते हैं वो नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है. अब फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक. अब एक चीज और आई है कि फिजिकल मेमोरी मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी. फिजिकल मेमोरी इज आल्सो नोन एज ए सेकेंडरी मेमोरी. तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है या फिर जो फिजिकल मेमोरी है वो जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स साइज के ब्लॉक में स्टोर होता है. यानी वो अपने पार्टीशन करता है. यानी हार्ड डिस्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में उसकी पार्टीशनिंग होती है. तो ये जो पार्टीशनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स. इसको नोट करना है आपको कि व्हाट इज फ्रेम्स. फ्रेम्स इज नथिंग बट द पार्टीशंस ऑफ द यानी फिक्स साइज पार्टीशन ऑफ द फिजिकल मेमोरी. फिक्स साइज पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है कि फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशंस. इट इज आल्सो नोन एज एन फ्रेम्स. Next one is called logical memory. Logical memory means primary memory, means random access memory. So logical memory is divided into blocks of same size. Whatever the size is divided in the size have taken in the division of frames, that size is also taken in the division of logical memory. तो यानी logical memory में भी हम same size यानी same size मतलब जो फिजिकल मेमोरी में डिवीजन हुआ है उस साइज को लेके जब हम डिवाइड करते हैं तो that division is known as a pages. So इसका मतलब होता है फ्रेम क्या होता है. So a frame it has the same size as page. इसका मतलब है पेजेस का जो साइज होता है वही फ्रेम का साइज होता है और वाइस वर्सा आप you can say that the size of the frames is also the same as the size of the pages. So frame is has the same size as the pages. And the next one it is a place. यानी frame मतलब एक place होता है. कौन सा place होता है? तो it is a place where a logical page can be physically placed. मतलब बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रैम मेमोरी में जो प्रोसेस रन कर रहा है यानी एज ए इन द फॉर्म ऑफ पेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो रैम मेमोरी के उस पेज का जो फिजिकल लोकेशन है वो आपका फ्रेम कहलाता है. तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक सो कि जो रैम मेमोरी में जिसको हम लोग पेज बोलते हैं, तो रैम मेमोरी में जो पार्टीशन फिक्स पार्टीशन होता है या जो ब्लॉक साइज होते हैं या जो ब्लॉक पार्टीशन होता है, तो एक ब्लॉक साइज जो पेज कहलाता है उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो आपको फ्रेम में स्टोर करना पड़ता है. तो इसीलिए लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि इट इज ए प्लेस यानी फ्रेम इज ए प्लेस वेयर ए लॉजिकल पेज मींस द पेज जो कि रैम मेमोरी में है लॉजिकल पेज कैन बी फिजिकली प्लेस्ड. इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. बहुत सिंपल सा डायग्राम में आपको दे दिया गया है. तो एक नया चीज यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है कि अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है वो लॉजिकल मेमोरी यानी रैम मेमोरी, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं कि लॉजिकल मेमोरी मींस द प्राइमरी मेमोरी और यू कैन से दैट रैम मेमोरी. तो रैम मेमोरी में जो पेजेस होते हैं जरूरी नहीं है कि ये सारे पेजेस इसी कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके फिजिकल मेमोरी में होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको समझा दिया कि जो फिजिकल मेमोरी में जो आपका डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम वो नॉन कंटिन्यूअस होता है. तो आप देख सकते हैं कि पहला पेज किसी और को मतलब जो हमारा फ्रेम है जो फिजिकल मेमोरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं यानी राइट साइड में जो ब्लू कलर बॉक्स में दिखा रहा है वो फिजिकल मेमोरी है यानी वो हार्ड डिस्क है. तो उस हार्ड डिस्क में पहला पेज
पहले फ्रेम में हो रहा है, ठीक है, बट दूसरा पेज होता है जरूरी नहीं है कि सेकंड फ्रेम में हो, वो कहीं और शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये एरो आपको ये बताता है कि जो आपका पेज है फिजिकली नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये होता है एड्रेस मैपिंग, जो कि आपको दिमाग में रखना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल मेमोरी में जो कंटिन्यूअस पेजेस होता है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल मेमोरी में फ्रेम भी वही कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जो कि उस पेज को रिप्रेजेंट करता हो। अब कहते हैं कि वेरिएबल पार्टीशन प्रॉब्लम्स, जैसे कि सपोज कर लो हमारा फिजिकल एड्रेस है, मतलब एक्चुअल सेम एड्रेस में अगर सेम साइज के ब्लॉक्स में अगर हम काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज कर लो अगर वेरिएबल साइज के प्रॉब्लम में अगर हम काम करते हैं या सेम साइज में भी काम करते हैं, तो हमको दोनों ही केस में हमको क्या करना पड़ता है, सीपीयू को इंटरफेयर करना पड़ता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के कंसर्न में सीपीयू के थ्रू एक एड्रेस को जनरेट करवाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेज का ट्रांसलेशन। तो वो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस होता है, इस लॉजिकल एड्रेस के बेस पर, यानी उस रैम मेमोरी के एरिया के बेस पर, अब ये भी क्वेश्चन आता है या ये भी आप अपने माइंड सेटअप या कंसेप्ट में इंक्लूड कर लो कि जो रैम मेमोरी होता है और जो फिजिकल मेमोरी होता है, दोनों का साइज जरूर नहीं है एक हो, दोनों का साइज डिफर हो सकता है, जो कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि रैम मेमोरी जो ग्रीन कलर में है वो कम है और जो फिजिकल मेमोरी है वो बहुत लार्ज है, यानी नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा दिख रहा है, नंबर ऑफ पेजेस कम दिख रहा है। तो ये भी आपके जो माइंड सेटअप में होनी चाहिए कि फिजिकल मेमोरी एंड द लॉजिकल मेमोरी द साइज आर डिफरेंट। अब लॉजिकल मेमोरी से कोई एड्रेस होता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास आता है और सीपीयू उसके बेस पर एक फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाया गया है। अब वो फिजिकल एड्रेस जो होता है, फिजिकल मेमोरी यानी एक फ्रेम को जो उसका नंबरिंग है, जो जनरेट हुआ एड्रेस, उसमें सर्च करता है और वहां से उस डेटा को रिट्रीव करता है। तो ये चीजें होती है दोनों के बीच में कि पेज का ट्रांसलेशन आप कैसे करते हो। सिंपल सी बात है। अब पेज का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसमें हार्डवेयर जो इन्वॉल्व हो रहा है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देंगे इसमें कि एवरी एड्रेस, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो भी एड्रेस होता है, सो एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसका मतलब है, मैंने बहुत सिंपल से दिखाया, लॉजिकल एड्रेस आया, एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है उसको कन्वर्ट करके फिजिकल एड्रेस के जो फ्रेम में चले गया। लेकिन इसका जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसका मतलब है जो भी एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस आया, उसके बेस पर मेमोरी मैनेजमेंट सीपीयू से कंसल्ट करके एक फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो वो जो सीपीयू फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है पेज नंबर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है पेज ऑफसेट, यानी अपने साइज, यानी पेज ऑफसेट का मतलब होता है कि उस पेज का साइज फिजिकल मेमोरी में कितना है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब चलिए इसको डायग्राम में बहुत सिंपल से डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि पेज नंबर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पेज नंबर यूज्ड एज ए इंडेक्स। अब देखिए, इंडेक्स का मतलब होता है एरे की तरह आप समझ सकते हैं कि इंडेक्सिंग कर रहे हैं, यानी एरे में अगर सपोज करो 10 एलिमेंट है तो उसमें 0 से लेकर 9 उसका इंडेक्स नंबर है, तो वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। यूज्ड एज ए इंडेक्स इनटू ए पेज टेबल, यानी एक पेज टेबल होता है जिसमें जो इंडेक्स नंबर होता है, यानी 0 से लेकर 9, जैसे मैंने अभी बताया एरे का इंडेक्सिंग, तो उस तरह से पेज की इंडेक्सिंग होती है। तो वो जो इंडेक्स नंबर होता है वो ये पेज नंबर से ही आइडेंटिफाई होता है। तो पेज नंबर नथिंग बट यूज्ड एज ए इंडेक्स इनटू ए पेज टेबल which contains base address of each page in physical memory। तो इसका मतलब है वो जो पेज नंबर है, उस पेज नंबर के अगेंस्ट में टेबल में जो एंट्री होता है, वो एंट्री एक्चुअली फिजिकल एड्रेस, यानी जो हार्ड डिस्क में एक्चुअल पेज, जहां पे आपका रैम मेमोरी का पेज जहां हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, उसका फिजिकल लोकेशन होता है। फिजिकल लोकेशन मतलब कौन से डिस्क नंबर पे, कौन से इसमें है स्टोर, उसका एड्रेस वो होता है। तो इसका मतलब होता है एक पेज से, यानी पेज, जब हम रैम मेमोरी की बात करते हैं तो रैम मेमोरी से एक लॉजिकल एड्रेस आता है, सीपीयू उसके बेस पर एक फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। उस फिजिकल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट मैंने आपको समझाया कि पेज नंबर क्या होता है। अब पेज नंबर मतलब बेस एड्रेस ऑफ द फिजिकल मेमोरी। नेक्स्ट में आपको और समझ में आ जाएगा, एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट मतलब साइज ऑफ द फ्रेम, यानी कितना साइज है या कितना पेज का जो साइज है वो। तो combine this base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास पेज ऑफसेट होता है और एक होता है पेज नंबर। पेज नंबर मतलब, अब देखिए यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है P एंड D,
लेकिन ये जो पेज ऑफसेट होता है इसका यूज किसमें होता है, जो पेज नंबर में जो डेटा उसको मिला है टेबल में, उस डेटा में ये जो ऑफसेट होता है वो ऐड करता है। जैसे ही वो ऐड करता है वो फिजिकल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेज नंबर के अगेंस्ट में जो पेज टेबल में एंट्री होता है सेल में, उस सेल में जो वैल्यू दिया हुआ है वो उसका फिजिकल मेमोरी का बेस एड्रेस है। उस बेस एड्रेस में जो पेज ऑफसेट डी है उसको हम ऐड करते हैं तो आपको फिजिकल मेमोरी आता है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास सीपीयू एक फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसमें से एक पार्ट का यूज फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए होता है, वो होता है डी, और पी का यूज फाइंड करने के लिए होता है कि उसका बेस एड्रेस कहाँ पे है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अगर हम पूरे जो येलो कलर का जो बॉक्स है इसको अगर हम पी और डी को ऐड कर देते हैं तो पी और डी मिला के वो एम कहलाता है। आप इसे मान के चलो कि दैट इज एम। अब इस एम में जो डी है वो एन बिट कहला रहा है और जो पी है वो एम माइनस एन कहला रहा है। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन अगर पूरा का पूरा जो येलो कलर का बॉक्स है दैट इज एम है, अगर डी को एन मानते हैं यानी डी जो साइज है, जो डी डेटा है वो एन बिट में स्टोर है, तो इसका मतलब होता है एम माइनस एन बिट में पी यानी जो पेज वैल्यू है यानी पेज नंबर है जिसको हम लोग इंडेक्सिंग बोल रहे हैं वो m माइनस एन होगा। फॉर गिवन लॉजिकल एड्रेस सपोज कर लो हमारे पास स्पेस है 2 टू द पावर m स्पेस है, यानी टोटल जो लॉजिकल एड्रेस है 2 टू द पावर m का होता है एंड द पेज साइज इज 2 टू द पावर n, क्योंकि ऑफसेट जो होता है वो पेज साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया कि 2 टू द पावर m लॉजिकल एड्रेस का स्पेस है, यानी इतने सारे टेबल की एंट्री यानी इतने सारे एलिमेंट्स है उस टेबल में, यानी 0 से लेके 2 टू द पावर m माइनस 1 तक आपका जो होता है एड्रेसिंग है। यानी टोटल जो आपके पास स्पेस है एलिमेंट्स के लिए यानी लॉजिकल एड्रेस आप बना सकते हो वो है 2 टू द पावर m, और हर एक m यानी हर एक एड्रेस के लिए आपके पास जो पेज का जो साइज है वो 2 टू द पावर n, यानी एक जो पेज का ब्लॉक साइज है या फ्रेम का साइज जैसे भी बोल सकते हो वो 2 टू द पावर n से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से ये डिफाइन किया गया। अब आ जाते हैं The page number is used as a index into a page table। जो मैंने अभी आपको बताया था, एक पेज टेबल मतलब एक टेबल है, सिंगल एलिमेंट का एक टेबल है यानी एरे मान सकते हो, एक टेबल है और उसकी इंडेक्सिंग उसका पेज नंबर यानी वो चीज जो हमने अभी देखा था उससे हमको आइडेंटिफाई हो रहा है। तो पेज टेबल में तो पेज साइज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर। तो ये जो पेज साइज है ये आपने डिफाइन करते हो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, मिलके वो हार्डवेयर के थ्रू वो डिफाइन होता है कि कितना होना चाहिए। The size of a page is typically a power of 2। जो भी हम साइज डिफाइन करते हैं उसको पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 2 टू द पावर n पेज साइज होता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। एंड वेरिंग बिटवीन यानी वो जो साइज होता है अगर बात करता हूँ कि 2 के पावर में ही रिप्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब होता है मिनिमम जो पेज साइज रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 512। अगर 512 कितना होता है तो आप 2 के पावर में कैलकुलेट करके आप लोग खुद देख सकते हैं कि 2 के पावर में कितना रखेंगे कि 512 आ जाता है, तो वो होगा आपका मिनिमम वैल्यू। और दूसरा जो होता है मैक्सिमम वैल्यू अगर बोल सकते हैं टिपिकली जिसको हम लोग बोल रहे हैं 16 MB तक हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा पेज साइज नहीं होता है। रीजन, अब इफ द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस इज 2 टू द पावर m अगर है एंड द पेज साइज इज 2 टू द पावर m, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, देन द हाई ऑर्डर m माइनस n बिट डेफिनेटली जो हमारा पेज नंबर है वो m माइनस n बिट से रिप्रेजेंट होगा ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस डेजिग्नेटेड द पेज नंबर। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो साइज होगा वो कितना हो सकता है, तो वो वेरी कर सकता है, क्योंकि एक चीज आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है उसका एक फिक्स वैल्यू होता है, यानी जिस तरीके का आप सीपीयू यूज करते हैं। अगर मान लो आपने ओल्डर मशीन यूज किया है तो उसका जो सीपीयू एड्रेस होता है वो कम होगा, अगर आप लेटेस्ट मशीन यूज करते हो तो उसका सीपीयू एड्रेस ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और आज के समय में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो ये जो बिट है यानी ये एड्रेस जनरेट करने की कैपेसिटी है, तो इसके बेस पर जो होता है आपका जो पेज साइज है वो वेरी करता है। जो जिस तरीके का आप यूज करना चाहते हो उस हिसाब से आपको लॉजिकल एड्रेस मिलता है, और उसमें जब आप डिवाइड करते हो पेज नंबर एंड ऑफसेट तो उसके हिसाब से पेज नंबर का जो लिमिटेशन है आपको उतना ही मिलता है, और फिर पेज साइज आपको उस हिसाब से लिमिटेशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल से कैलकुलेशन है जो कि आपको यहाँ बताया गया। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल जो मैंने अभी समझाया है वो चीज आपको दिखेगा। जैसे सीपीयू है, सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है,
वो एड्रेस दो पार्ट में होता है, एक पी पार्ट होता है और एक होता है डी पार्ट। मैंने आपको बताया था डी पार्ट का यूज होता है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन के लिए, और पी पार्ट का जो यूज होता है यानी पेज इंडेक्सिंग जिसको बोलते हैं, जैसे पेज टेबल दिखाया गया है उनमें से पी से आपको ये पता चल जाता है कि पेज नंबर कौन सा है, यानी इनमें से जैसे एक एक रो की बात करते हैं, टेबल को अगर एक एक रो यानी एक एक सेल में डिवाइड किया गया है तो एक एक सेल को एक नंबरिंग किया गया है 0 से लेके ऑनवर्ड्स जो भी है, तो वो जो P है वहां एक वैल्यू होगा, उस वैल्यू के बेस पर वो पेज टेबल पे उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू पे आएगा, यानी कौन सा एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो वहां पे आएगा। वहां पे आके देखिएगा कि F मतलब उसके अंदर जो बेस एड्रेस है वो क्या है। अब इस बेस एड्रेस को लेगा F, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये बेस एड्रेस है F, और ये जो ऑफसेट जो आया है लॉजिकल एड्रेस से उन दोनों को ऐड करेगा। जैसे ही वो ऐड करेगा तो एक नया एड्रेस जनरेट हो जाएगा, तो ये जो नया एड्रेस है वो है फिजिकल एड्रेस, और ये जो फिजिकल एड्रेस है वो आपके हार्ड डिस्क का है। वो सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें पेजिंग में किया जाता है। तो आई थिंक सो कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि लॉजिकल एड्रेस में से जो दो पार्ट जनरेट होता है, जो सीपीयू जनरेट करता है, उनमें से एक पार्ट टेबल में फाइंड करने के लिए होता है, दूसरा पार्ट टेबल में मिले हुए वैल्यू को ऐड करके फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। When we use a paging scheme, we have no external fragmentation. External fragmentation के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। External fragmentation मतलब ऐसे स्पेस आपके हार्ड डिस्क या रैम मेमोरी में ऐसे स्पेस कहीं भी बात करते हैं, जैसे कि फिजिकल एड्रेस की भी बात करें या लॉजिकल एड्रेस, ऐसे स्पेस जो कंटिन्यूअस नहीं है बट नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में छोटे छोटे स्पेसेस आपके पास अवेलेबल है। अब जब नया कोई प्रोसेस आता है और रन करना चाहता है तो वो स्कैटर्ड वे में आपके पास स्पेसेस अवेलेबल है बट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन को, ऐसे जो स्पेस फ्रेगमेंटेड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें जो होता है हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हम पेज का साइज उतना ही लेते हैं जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस है। अब वो कैसे है मैं थोड़ा देर में समझाता हूँ आपको। So any free frame can be allocated to a process that needs it. तो इसका मतलब होता है हमारे पास फ्री फ्रेम अवेलेबल होंगे, उनमें से एक फ्रेम को चूज करेंगे, एक पेज को असाइन कर देंगे, तो यानी वो एलोकेट हो गया। तो ये प्रोसेस हम करते हैं। However, we may have internal fragmentation. तो इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो हमने हमारे पास जो भी फ्रेम्स होते हैं, जो भी मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि जो फ्रेम का साइज होता है और जो पेज का साइज होता है सेम होता है। अब जैसे कोई भी फ्रेम मैं पेज में ट्रांसफर करता हूँ, यानी हार्ड डिस्क से एक फ्रेम को उठा के मैं पेज में डाल रहा हूँ यानी रैम मेमोरी में डाल रहा हूँ प्रोसेस करने के लिए, तो ऐसे केस में आपका जो डेटा होता है कहीं भी जा सकता है, रैम से वापस आपके हार्ड डिस्क में भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो साइज है वो फिक्स होता है। अगर सपोज कर लो आपने असाइन करने के बाद आपने असाइन किया, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप दूंगा, बोर्ड वर्क में आपको बताऊंगा, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जब आप जैसे सपोज कर लो आपने जो है 10 MB का आपके पास एक साइज है और आपने जो फ्रेम का साइज बनाया है वो है 4 MB का फ्रेम का साइज बनाया, तो यानी 10 MB के डेटा को अगर 4 MB में डालते हो तो 2 फ्रेम आपके पास सफिशिएंट हो गया, फुल हो गया। लेकिन जो जैसे 4 + 4 आपने ऐड किया तो यानी 8 MB स्टोर हो गया, फिर भी आपके पास 2 MB बच रहा है। जब इस 2 MB को तीसरे फ्रेम में डालते हो तो यानी वो 2 MB ऑक्युपाई करता है और 2 MB खाली छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि फ्रेम का साइज फिक्स है। तो इस तरह से एक फिक्स साइज के फ्रेम में जब आप किसी को ऑक्युपाई करवाते हो और उसमें से कुछ पोर्शन बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक चीज कंफर्म है कि पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। If the process requires n pages and at least n frames are required, जैसे मैंने अभी समझाया कि अगर सपोज कर लो आपने 10 MB को स्टोर कर रहे हो तो इसमें आपको जो होता है 10 MB के लिए मतलब है कि 3 फ्रेम्स की रिक्वायर है, क्योंकि डिवीजन बाई आप क्या करोगे 4 करोगे, 10 डिवाइड बाई 4 करोगे। तो जैसे ही 10 डिवाइड बाई 4 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा उसमें से डेसिमल वैल्यूज अगर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो नेक्स्ट फ्रेम को पार्शियली फिल करेगा। तो वही चीज होता है कि इफ द प्रोसेस रिक्वायर n पेज, अगर प्रोसेस को n पेज की रिक्वायर है तो वो एटलीस्ट n फ्रेम को तो लेगा, एटलीस्ट बोल रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट n फ्रेम को लेगा। फिर सपोज करो कुछ बच जाता है तो उसके लिए वो अगर द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द फर्स्ट फ्रेम लिस्टेड ऑन द फ्रेम लिस्ट
एंड द फ्रेम नंबर इज पुट इनटू द पेज टेबल। तो इसका मतलब है अगर सपोज कर लो आपको 4 फ्रेम के रिक्वायर्ड है, तो उनमें से फर्स्ट फ्रेम जो होता है उसकी एंट्री आप क्या करते हो, जैसे ही आप 4 इसकी रिक्वायर्ड है तो उसमें से आप एंट्री करना शुरू करते हो। जो भी आप एंट्री करते हो, यानी जो भी फ्रेम को आप मेन मेमोरी में लोड करते हो, यानी जो भी आप लोड करने के लिए यानी एग्जीक्यूशन करने के लिए मेन मेमोरी में ले जाके पेज में प्रोवाइड करते हो, तो उसी साथ उसी ड्यूरेशन में आपको जो फ्री लिस्ट है वो भी आपको माइनस करते जाना पड़ता है। और दूसरा जो होता है फ्रेम नंबर जो होता है, जो पेज टेबल जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रेम नंबर, यानी पेज टेबल में भी उसकी एंट्री करना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है कि हार्ड डिस्क में जो भी फ्रेम्स अवेलेबल है उसका एक लिस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्रेम लिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे फ्रेम हार्ड डिस्क से कहाँ आपका रैम मेमोरी यानी पेजेस में ट्रांसलेट होते जाता है यानी स्टोर होने लगता है, तो हम फ्री फ्रेम से लेते हुए उसको स्टोर कर देते हैं, ये बताने के लिए कि ये वाला जो फ्रेम है वो अभी ऑक्युपाइड हो चुका है। तो बहुत से सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे लॉजिकल मेमोरी है पेज 0 1 2 3 यानी 4 स्पेस का लॉजिकल मेमोरी डिवाइडेड है और उसी साइज का आपका फ्रेम भी डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज टेबल में जो एंट्री है वो कैसे हो रहा है। तो पेज टेबल में जो एंट्री है उसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 3 कंटिन्यूअस फॉर्म में है, बट जो इसकी एंट्री है वो तो रैंडम फॉर्म में है। और ये हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। यानी आप ये बोलोगे कि पेज 0 होता है 0 नंबर पे होगा, पेज 1 1, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लॉजिकल मेमोरी में पेज 0 पेज 1 जो भी चीजें है वो जो 0 1 2 3 जो पेज 0 पेज 1 पेज 2 पेज 3 जो नंबरिंग है वो नंबर आपका जो पेज टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 0 1 2 3 आप देख सकते हो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 1 2 3 ये है उसका पेज नंबर। अब इसके अंदर जो नंबर स्टोर हुआ है वो फ्रेम नंबर है। अब फ्रेम नंबर मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये फ्रेम नंबर है। अब जहां पे पेज टेबल की हमने एंट्री किया है तो इससे हमको पता चल रहा है कि हमारा पेज 0 कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर है, यानी कौन से फ्रेम में स्टोर है। तो इसको बताने के लिए आपको पेज टेबल जरूरी है। अब पेज टेबल में ये बेस एड्रेस बता रहा है 1437 जो होता है बेस एड्रेस है। तो आपको क्लियर कट अब समझ में आ रहा होगा कि पेजिंग के कंसेप्ट में लॉजिकल मेमोरी का जो पेज नंबर है वो पेज टेबल में कहाँ रिप्रेजेंट होता है और पेज टेबल में जो 1437 एंट्री होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि पेज 0 जो होता है 1 नंबर फ्रेम में स्टोर है, पेज 1 जो होता है 4 नंबर फ्रेम में स्टोर है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 नंबर फ्रेम में स्टोर है। सेम एज पेज टेबल में जब हम जाते हैं तो पेज 2 मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर 2 है पेज 2 वो बता रहा है कि पेज 2 जो होता है 3 नंबर जो फ्रेम है उसमें स्टोर है। फिजिकली अगर हम देखेंगे तो फिजिकली वो 3rd नंबर जो 7th नंबर इंडेक्स है वहां पे स्टोर है, फिजिकली कहीं और स्टोर है। यानी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर नहीं है, रैंडमली वो कहीं भी स्टोर है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन हमको पेज टेबल में जरूरी है क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से हमको एक पेज टेबल मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे उसके बाद एरो के बाद राइट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फ्रेम जो होता है खाली है। जैसे ही खाली है तो इसका मतलब है कि फ्री फ्रेम लिस्ट हमारे पास एक तैयार है 14 13 18 20 एंड 15 ये हमारे पास फ्री फ्रेम लिस्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी इस फ्री फ्रेम लिस्ट में हम क्या करेंगे, अगर किसी पेज को फ्री फ्रेम लिस्ट मतलब फ्रेम में किसी पार्ट को असाइन करते हैं तो फिर हम उस फ्री फ्रेम से डेटा को लेंगे और फिर हार्ड डिस्क में उसको मैप कर देंगे। तो देखिए हमारे पास अवेलेबल फ्री फ्रेम लिस्ट में से हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारे पास पेज 0 पेज 1 पेज 2 पेज 3 इसको हम एंट्री करना चाहते हैं। तो पेज टेबल में आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 0 जो होता है 14 नंबर जो फ्रेम है उसमें स्टोर हुआ है। पेज नंबर 1 जो होता है आप देख सकते हो नीचे पेज नंबर 1 13 नंबर जो फ्रेम है उसमें स्टोर हुआ है। पेज नंबर 2 जो होता है वो 18 नंबर फ्रेम में स्टोर हुआ है। पेज नंबर जो 3 होता है वो 20 नंबर फ्रेम में स्टोर हुआ है। तो इसका मतलब है 14 13 18 एंड 20 फ्रेम को मैंने कैप्चर किया है, यानी वो भी फ्री फ्रेम जो हमारे पास लिस्ट है उनमें से हमने ऑक्युपाई किया है। तो इन 4 को जब मैं ऑक्युपाई किया है तो एक हमारे पास बच जाता है जिसको हमने स्टोर नहीं मतलब यूज नहीं किया, दैट इज 15। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रेम लिस्ट में 15 अभी भी अवेलेबल है, यानी कोई भी नया प्रोसेस इन 4 में से अगर कोई भी खाली होता है तो उसको हम 15 में ऑक्युपाई करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो पेज टेबल की एंट्री है वो फिजिकल एड्रेस में आपको दिख रहा है। सो इंप्लीमेंटिंग पेज टेबल,
To implement paging, the simplest method is to implement the page table as a set of register. यानी पेज टेबल का इम्प्लीमेंटेशन हम अब क्वेश्चन यही आता है आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो पेज टेबल है इसकी एंट्री कहाँ होती होगी, कहाँ करते हैं। हम बोल तो दिए एक कंसेप्ट है कि पेज टेबल, तो वो चीज यहाँ बता रहा है कि पेज टेबल की एंट्री आप दो जगह में कर सकते हो, या तो आपके पास अवेलेबल रजिस्टर्स है उसमें कर सकते हो या फिर रैम मेमोरी में कर सकते हो। So to implement paging, the simplest method is to implement the page table as a set of registers. ऐसा कर सकते हो आप। So, however, the size of the register is limited and the size of the page table is usually large. जैसे मैंने बताया, अगर आपका मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस बनते हैं तो फिर रजिस्टर जो आपके पास सीपीयू में अवेलेबल है, यानी कंप्यूटर जब आप खरीदते हो या नया सिस्टम खरीदते हो उसमें जो अवेलेबल रजिस्टर है उसका यूज करके आप कर सकते हो। बहुत बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है। बट सपोज कर लो अगर हम इसको अगर फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि द साइज ऑफ द रजिस्टर लिमिटेड होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो पेज टेबल की एंट्री है वो ज्यादा बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इसीलिए ये बेसिक जो हमारे पास डिफॉल्ट जो यूटिलाइजेशन है दैट इज ओके, बट हायर वर्जन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर द पेज टेबल इज केप्ट इन मेमोरी। तो जब हम देखते हैं कि रजिस्टर से हमारा काम नहीं बन सकता है, जो कि बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है कि आप उसका यूज करके कर सकते हो, लेकिन जब उसका इंक्रीजिंग होता है यानी जो पेज टेबल का साइज इंक्रीज होने लगता है तब आप क्या कर सकते हो कि आप मेन मेमोरी का यूज करते हो। तो ऑल ओवर यू कैन से दैट कि मेन मेमोरी कैन कीप द क्या पेज टेबल की एंट्री को रखता है। So if we want to access any location, we must first index into the page table. जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैं समझाया, अभी तक यही समझा रहा हूँ कि अगर आपको किसी फिजिकल लोकेशन को ट्रेस करना है यानी हार्ड डिस्क में कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, जो लॉजिकल एड्रेस में जो सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है तो उसका जो इंडेक्स पार्ट है पेज टेबल में उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। एंड दिस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन मेमोरी एक्सेस। तो इसका मतलब होता है कि कम से कम अगर आप पेज फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक मेमोरी एक्सेस तो होगा ही है, एटलीस्ट वन, क्योंकि किसी भी पेज को अगर पहले नंबर में फाइंड आउट कर दे तो मतलब आप एक्सेस कर रहे हो, यानी मिनिमम एक एक्सेस जरूरी होता है। So the standard solution is to use a special small fast cache called page table. तो इसका मतलब होता है कुछ और भी चीजें हम इसको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं कि अगर सपोज को ऐसा कोई कैश मेमोरी बना के रख दिया जाए जिसमें पेज टेबल की एंट्री हो, जिससे कि वो क्या होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन भी आपका फास्ट हो जाएगा। इफ द पेज नंबर इज नॉट इन, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज कर लो मैं पेज टेबल में एंट्री करके रखा, अब एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया और वो आगे सर्च होता है पेज टेबल पे, और सपोज कर लो पेज टेबल पे वो पेज नहीं मिलता है, उसकी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब होता है ये पॉसिबल है, मुझे नहीं मालूम है कि किसी की एंट्री होगी। जब मैं जाके देखा हूँ, अरे जैसे सपोज कर लो आपको नहीं पता है कि आज क्लास है कि नहीं, जैसे ही आप आते हो कॉलेज में आपको पता चलता है आज तो क्लास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब होता है इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। तो ये चीजें पेज टेबल में भी होता है कि जिस पेज को हम फाइंड आउट कर रहे हो वो पेज है ही नहीं, किसी कारण से हट गया होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया है या अपडेट नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ हो, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारे पास वो पेज नहीं मिल रहा है। तो इफ द पेज नंबर इज नॉट इन द पेज टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल मिस, यानी टेबल में मिला ही नहीं, ए मेमोरी रेफरेंस टू द पेज टेबल मस्ट बी मेड। तो इसका मतलब है जिस पेज को मैं खोज रहा हूं और उसकी एंट्री पेज टेबल में नहीं है तो हमको सारा प्रोसेस स्टॉप कर देना पड़ता है और फिर क्या करना पड़ता है, फिजिकल मेमोरी से उस पर्टिकुलर फ्रेम को उठा के हमको मेन मेमोरी में डालना पड़ता है, फिर हम उसकी एंट्री पेज टेबल में करनी पड़ती है। तो जो ये पहले पॉइंट में आपको बताया गया, फिर आपका प्रोसेस रिज्यूम हो जाता है यानी कंटिन्यूअस में जाता है। इन एडिशन वी ऐड द पेज नंबर एंड द फ्रेम नंबर इनटू पेज टेबल। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने फाइंड आउट किया और फाइंड आउट में हमको पता चला है कि पेज अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज से बचने के लिए यानी जो टेबल मिस है इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेज नंबर या फ्रेम नंबर हम मेंशन करते हैं, पेज नंबर के साथ फ्रेम नंबर मेंशन करते हैं। अब देखिए कि इफ द पेज टेबल ऑलरेडी फुल द ओएस हैव टू मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द रिप्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने एक नया पेज डिमांड किया और वो पेज जो होता है मेन मेमोरी में है ही नहीं, मतलब कोई और पेजेस रखे हुए हैं मेन मेमोरी में, यानी जो सॉरी मेन मेमोरी नहीं, पेज टेबल में कोई और जो पेजेस है वो रखे हुए हैं लेकिन जो डिमांड कर रहा हूँ वो नहीं है। तो इसका मतलब है जिस पेज को मैं डिमांड कर रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है,
यानी वो अगर नहीं होता है तो फिर ये रन नहीं करेगा। तो जब ये नहीं होता है, रन नहीं करे, तो इसका मतलब होता है मुझे हार्ड डिस्क से उस पेज को यानी फ्रेम को लाके पहले मेन मेमोरी में यानी रैम मेमोरी में रखना पड़ेगा ताकि एग्जीक्यूशन स्मूथली हो सके, कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, एक पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस, ये भी हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस जो होता है अप्लाई होता है, जिससे क्या होता है आपका जो फ्रेम है यानी जो हार्ड डिस्क में जो डेटा रखा हुआ है या जो है उसको हम वहां से उठा के मेन मेमोरी में डाल देते हैं और पेज टेबल को अपडेट कर देते हैं। The percentage of times that a particular page number is found in the page table is called a hit ratio। तो इसका मतलब होता है जो लास्ट पॉइंट है बहुत सिंपल है, अगर मिस रेशियो रिड्यूस होगा तो हिट रेशियो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है, इसको दूसरी तरफ से भी यही बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी पेज को पेज टेबल में फाइंड आउट करता हूं और मुझे अगर 100% वो पेज मिल जाता है, यानी हर बार जितनी बार मैं हिट करता हूं पेज टेबल को और मुझे पेज मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिट रेशियो, यानी उसको उतने बार हिट किया है। तो यानी टोटल एक्सेस और हिट रेशियो मतलब आपके पास होता है कि आपने कितने बार उस पेज को पेज टेबल में मिला है। जब भी किसी पेज, उस पेज की बात नहीं कर रहा, जब भी किसी पेज को जब पेज टेबल फाइंड करते हो और वो सक्सेसफुली मिल जाता है, तो वो डिवाइडेड बाय टोटल आपने कितना डिमांड किया उसमें कितना मिस है। यानी आप ये बोल सकते हो कि हिट, आप लिख सकते हो हिट डिवाइडेड बाय, यानी कितने बार हिट यानी मिलना, हिट डिवाइडेड बाय मिस प्लस हिट, यानी इसको अगर आप निकालते हो इसको हम लोग बोलते हैं हिट रेशियो। सिंपल सी बात है, ये परसेंटेज आप इंक्रीज हो सकता है अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस पेज टेबल में मिल जाता है। अब ये पेजिंग प्रोटेक्शंस है। पेजिंग प्रोटेक्शंस का मतलब होता है, सपोज आप पेजिंग सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया था कि आप में से जो टेबल में जो पेजेस एंट्री है उनमें से कौन सा पेज खाली है, कौन सा पेज फिल है, तो वो वैलिड है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं एक दूसरा कॉलम भी ऐड कर देते हैं। वो चीज यहाँ बताया गया है प्रोटेक्शन, पेजिंग प्रोटेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। द पेजिंग प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ एन एडिशन बिट कॉल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पेज को फाइंड आउट करता हूं और मुझे पता चलता है पेज नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा है कि पेज को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि पेज है कि नहीं। तो जिससे क्या होगा कि हमारा एक्सेस, जो मैंने बताया मिनिमम एक एक्सेस होता है, तो एक्सेस खत्म हो जाता है। अगर आपने एक एक्सेस कर लिया तो अगर उसमें आपको सक्सेस मिला तो हिट कहलाएगा और सक्सेस नहीं मिला तो वो मिस कहलाएगा। अगर मैं एक्सेस करने ही ना दूं, उससे पहले ही पता कर लूं कि ये पेज है ही नहीं, तो मैं एक्सेस नहीं करूंगा, ना हिट होगा ना मिस होगा, तो इससे क्या होगा रेशियो आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है द पेजिंग प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ एन एडिशनल बिट, जिसको हम लोग वैलिड या इनवैलिड बिट बोलते हैं। तो सबसे पहले उस पेज को एक्सेस करने के पहले हम वैलिड या इनवैलिड बिट को टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो वैलिड है तो एक्सेस करते हैं, तो उसके बाद मिस या हिट हो सकता है। अगर इनवैलिड है तो हम हट जाते हैं, ना मिस होगा ना हिट होगा, तो रेशियो आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि हमको एक्सेस से बचाना है, तो उसके लिए हमारे पास पेजिंग प्रोटेक्शन का एक तरीका है। कंसीडर ए 14 बिट एड्रेस स्पेस। तो इसका मतलब होता है 2 to the power 14, यानी इतने बाइट्स होंगे। लेट अस सेट एन एड्रेस लिमिट ऑफ 10468। ये हमारे पास एक एड्रेस सेट है जिसको हम यूज करते हैं। इफ द 5 प्रोसेस आर डिफाइंड विद इन दिस एड्रेस स्पेस, अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है P0 से लेके P4 इट इज कंसीडर्ड एज ए वैलिड बिट, यानी इतने सारे प्रोसेस आपके पास हो सकता है आपके इसमें। लेकिन अगर आप बात करते हो कि प्रोसेस 5 हैज स्टार्टेड बिफोर 1046 सो दैट इट इज अलोन कंसीडर्ड होगा, द रिमेनिंग प्रोसेस आर कंसीडर्ड एज एन इनवैलिड। तो इसका मतलब है ये 4 प्रोसेस को हम यूज करेंगे और बाकी सब प्रोसेस को हम पेज टेबल में इनवैलिड फॉर्म में रखेंगे। तो इन दिस वे द पेज इज इंटरनली फ्रेगमेंटेड। तो आप देख सकते हैं कि पेज हमने रखा है लेकिन पूरा का पूरा पेज नहीं हो रहा है, तो इस कारण से वो हम इनवैलिड करके उसको चलते हैं। तो दिस इज हाउ पेजिंग इज प्रोटेक्टेड। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हम बोल सकते हैं कि पेज टेबल में मैंने सिर्फ एक कॉलम के बारे में आप तक डिस्कस करके आया, अभी लास्ट जो प्रोटेक्शन के बेस पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास जो होता है वैलिड और इनवैलिड बिट जो होता है आप यूज करते हो एक सेकंड कॉलम के फॉर्म में, जिसमें ये बताया गया है कि वी रिप्रेजेंट वैलिड बिट, और ये चीजें जो होता है आपके कहाँ पे होंगे, पेज मतलब फ्रेम में वो पेज नंबर आपको दिखेगा, लेकिन जो इनवैलिड है वो आपको वहां नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि पेज 0 से लेके 5 तक का जो रैंडमली स्टोर हुआ है 0 से लेके,
वो आपको फिजिकल एड्रेस में दिख रहा है और वो सारे वैलिड है, और बाकी जो 6 और 7 पेज नंबर होता है वो है ही नहीं, मतलब टेबल में एंटर है लेकिन वो इनवैलिड है, यानी उसके डेटा का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए वो इनवैलिड फॉर्म में स्टोर हुआ है। सो अब आ जाते हैं फाइनली कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एडवांटेजेस में यही होता है कि नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, मैंने आपको बताया लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट टेबल को रिप्रेजेंट करता है, टेबल के इंडेक्सिंग नंबर को, फिर उसके ऑफसेट को लेके जो सेकंड पार्ट होता है उसको ऐड करके फिजिकल एड्रेस, तो सिंपल कैलकुलेशन होता है, आपका सब कुछ सही रहा तो आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। स्वैपिंग इज इजी, इक्वल साइज पेज एंड फ्रेम, देखिए स्वैपिंग करना बहुत इजी है क्योंकि फ्रेम का साइज और पेज का साइज, अब स्वैपिंग कब जरूरत पड़ता है, यू ऑलरेडी नो दैट कि जब हमारे पास मेन मेमोरी में जिसकी डिमांड कर रहे हो वो नहीं है और वो कहाँ पे है, फिजिकल मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क से डेटा को उठा के, जैसे मैंने अभी बताया था पेज मिस, तो यानी अगर पेज मिस होता है तो हम हार्ड डिस्क से उस फ्रेम को उठा के मेन मेमोरी में लाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग प्रोसेस। और सपोज कर लो ऐसा पेज हमारे पास मेन मेमोरी में अवेलेबल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ और एक पेज जिसकी डिमांड है, तो उस पेज को उठा के हम हार्ड डिस्क में डाल देते हैं, यानी स्वैप इन एंड स्वैप आउट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्वैपिंग प्रोसेस, जो कि इजी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों के साइज होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसलिए कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, एक उठाना है, जहां पे आपको खाली फ्रेम मिलेगा वहां ले आके आप उसको स्वैप कर देते हो। शेयर कॉमन कोड स्पेशली इन ए टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 10 MB का आपके पास एक प्रोसेस है, लेकिन आपके पास होता है उस प्रोसेस को स्टोर करने के लिए 2 MB आपने स्टोर कर लिया सक्सेसफुली, लेकिन अब उसके बाद भी आपके पास 2 MB का स्पेस बच गया है जो कि स्टोर करना है, तो आप एक थर्ड फ्रेम को लेंगे जो कि 4 MB साइज का है, उसमें 2 MB को स्टोर करोगे, तो स्टोर करने के बाद 2 MB तो ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन 2 MB जो होता है इंटरनल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेज टेबल्स में कंज्यूम मोर मेमोरी, जैसे कि अभी मैं बताया था कि अगर मान लो पेज का साइज इंक्रीज होते रहेगा तो वो मेन मेमोरी पे जगह भी लेते रहेगा, तो अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस हमारा रन करता है, बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा मेन मेमोरी को, जिसके कारण से उसका साइज जो होता है इंक्रीज, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। एंड मल्टी लेवल पेजिंग लीड्स टू मेमोरी रेफरेंस ओवरहेड, तो इसका मतलब होता है सपोज कर लो हम इसको मल्टी लेवल पेजिंग सिस्टम में ले आते हैं तो फिर रेफरेंसेस ओवरहेड हो सकता है। सपोज कर लो हमको एक पेज में नहीं मिल रहा है, फिर उससे रेफरेंस लेके दूसरे पेज टेबल में, दूसरे से तीसरे पेज टेबल में,